दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री का भाग 3। दोस्तों ये वीडियो सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के साथ साथ अन्य परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम राज्यपाल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत की गई है। तो याद रखिएगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और संविधान के अनुच्छेद 153 में ये व्यवस्था की गई है। और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों जिस प्रकार से संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और संविधान के अनुच्छेद 154(1) में ये व्यवस्था है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। दोस्तों राज्यपाल राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है और संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं और दोस्तों सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थीं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राज्यपाल के बाद आइए देखते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 163(1) में ये प्रावधान है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो जैसे संघ शासन व्यवस्था में व्यवस्था की गई है संघ शासन में, उसी प्रकार जो है राज्यों के शासन में भी व्यवस्था की गई है। वहाँ पर क्या होता था कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी और राज्यों में भी राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। वहाँ पर संघ में उसका मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता था और राज्य में मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में जो उपबंध है अनुच्छेद 164(1) में वर्णित है और राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामान्य रूप से देखा जाए तो राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। और दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। दोस्तों किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी थी और सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती रहीं जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं। वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग किसी राज्य के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। अब आइए राज्य विधानमंडल के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों राज्य विधानमंडल से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। और देखिए, राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में देश के 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो ये 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।
दोस्तों विधानसभा का स्पीकर जो होता है वो अपना त्यागपत्र जो है विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। और देखिए ये प्रश्न अब अप्रासंगिक हो गया है, जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि 6 वर्ष होती है। तो अप्रासंगिक इसलिए क्योंकि धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है। आइए देखते हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में। दोस्तों केंद्र राज्य संबंध को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है और 7वीं अनुसूची की 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है और ये विषय हैं शिक्षा, वन जीवों और पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और नया प्रशासन। तो ये राज्य सूची के विषय थे, अब इनको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। देखिए दोस्तों वर्तमान में गणना की दृष्टि से संघ सूची में 99 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं, जबकि क्रमांक की दृष्टि से इसमें 97, 66 और 47 विषय हैं। समवर्ती सूची क्या है दोस्तों? समवर्ती सूची जो होती है उस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन संघ और राज्य के कानूनों में कोई अंतर्विरोध या कलह होता है तो संघ का कानून मान्य होगा। सरकारिया आयोग दोस्तों न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग बना था, जिसका संबंध केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। राज्य सरकारों को कृषि आयकर भारत का संविधान समनुदेशित करता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं संविधान में महत्वपूर्ण आपात उपबंधों के बारे में। देखिए दोस्तों राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत शब्द याद रखिएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में घोषित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपातकाल में संसद द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। आइए देखते हैं वित्त आयोग और योजना आयोग से संबंधित प्रश्नों को। देखिए दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार इससे पहले एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। दोस्तों वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के आवंटन के बारे में और राज्यों के बीच वितरण करने के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। पहले वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में हुआ था। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। दोस्तों 15 मार्च 1950 को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना संघीय मंत्रिमंडल द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था था और भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। लेकिन दोस्तों योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 को गठित किया गया था, अब उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से
नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग भारत का एक महत्वपूर्ण थिंक टैंक और सलाहकारी संस्था है और इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। आइए देखते हैं संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में सर्वप्रथम लोक सेवाओं का जन्म हुआ। भारत में सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई और 1926 में भारत में गठित लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सर रास बारकर थे। दोस्तों, लोक सेवा आयोग या लोक सेवा पब्लिक सर्विस का जन्म सबसे पहले चीन में हुआ था और भारत में सिविल सेवा या प्रशासनिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर थे 1863 में और इस समय भारत में तीन, देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं। दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा का उद्भव वर्ष 1854 की मैकाले रिपोर्ट से माना जाता है। भारतीय वन सेवा नामक तीसरी अखिल भारतीय सेवा का गठन कब? 1966 में किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, संघ के अधीन लोक सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं या पद धारण करते हैं और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 312 में दिए गए हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315(2) में है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी इससे पहले होती है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और कोई सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है और वर्तमान में प्रोफेसर PK जोशी यानी प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष हैं। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती रोज मिलियन मैथ्यू थीं और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के गठन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए या 62 वर्ष, जो भी पहले आए उन तक के लिए होती है और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कोई संयुक्त लोक सेवा आयोग बना है तो उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आइए देखते हैं दोस्तों, नीति आयोग से संबंधित प्रश्नों को। देखिए, 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना की। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे। वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अमिताभ कांत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO हैं और नीति आयोग का गठन मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा हुआ था तथा यह भी एक परामर्शदात्री और संविधानेतर संस्था है। एक है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको NDC कहा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। आइए निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्हीं तरीकों से हटाया जा सकता है जो अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है।
दोस्तों, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार एक अधिनियम के अंतर्गत है। तो याद रखिएगा, भारत में मताधिकार यानी मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो भारत सरकार के एक अधिनियम द्वारा दिया गया है। देखिए, 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था और संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता और निर्हरता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से करते हैं। निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय आयोग सबसे पहले 16 अक्टूबर 1989 को बनाया गया था। 1990 में इसे पुनः एक सदस्यीय कर दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 से चुनाव आयोग बहुसदस्यीय है और वर्तमान में निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। देखिए दोस्तों, एक केस है, देखिए, यस धनोआ बनाम भारत संघ के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और पदच्युत की शक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति में निहित है। वर्तमान में सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जबकि सुशील चंद्रा और राजीव कुमार अन्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन वह इसके पूर्व भी पद मुक्त हो सकता है यदि वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर ले। इसके अलावा किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। संसद और राज्य विधानमंडलों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पद्धति से होता है। याद रखिएगा, वयस्क मताधिकार पद्धति यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति है। ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई हो, वो संसद और राज्य विधानमंडलों में निर्वाचन के लिए अर्ह यानी योग्य हो जाते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्हों का आवंटन चुनाव आयोग करता है और चुनाव में धांधली होने की स्थिति में चुनाव रद्द करने का अधिकार भी चुनाव आयोग को है। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ योग्यताएं हैं। देखिए, भारत में एक राष्ट्रीय दल या नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को कम से कम 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त करने चाहिए और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता चुनाव आयोग तैयार करता है। संसद और विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। तो याद रखिएगा, संसद और विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा होता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं। दोस्तों, इस मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए, प्रमुख क्षेत्रीय दल और उनके चुनाव चिन्ह। तेलुगु देशम पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है, आंध्र प्रदेश राज्य में ये सक्रिय है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल, उत्तर प्रदेश में। असम गण परिषद हाथी है, असम का क्षेत्रीय दल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तीर कमान है और ये झारखंड में सक्रिय राजनीतिक दल है। लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला है जो कि बिहार में है और पैंथर्स पार्टी दोस्तों, इसका जो चुनाव चिन्ह है साइकिल है, जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल है, जम्मू कश्मीर में। शिवसेना का तीर कमान है, महाराष्ट्र में। और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ADMK 2 पत्ती हैं और ये तमिलनाडु का क्षेत्रीय दल है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है जो दिल्ली में है और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का उगता सूरज है, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। जनता दल यू का तीर है, बिहार और झारखंड का ये राजनीतिक दल है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव चिन्ह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा, भारतीय साम्यवादी दल का हंसिया और बाली,
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी, बहुजन समाज पार्टी का हाथी, असम को छोड़कर, क्योंकि असम में असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह भी हाथी है। मार्क्सवादी साम्यवादी दल का हंसिया, हथौड़ा और तारा, और तृणमूल कांग्रेस का जोहरा घास फूल है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक पार्टी और है, 8वीं पार्टी कौन सी है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल। इसके बारे में आप हमें बताइएगा। देखिए, नए राज्यों के गठन का वर्ष जान लेते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले भाषा के आधार पर 1953 में हुआ था। महाराष्ट्र का गठन 1960 में, गुजरात का गठन 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय 1972 में, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन 1972 में, सिक्किम देखिए ये 1975 में। और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये आपके लिए प्रश्न है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में, और तेलंगाना 2014 में भारतीय संघ का राज्य बना था, नया राज्य। आइए देख लेते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 में है कि संसद नए राज्य बनाने, क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 74 इसमें कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों में गतिरोध हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। और अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 112 बजट शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण इसका प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 123 संसद के सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। और देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद 124 ये सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद और इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री के बारे में वर्णन है। दोस्तों अनुच्छेद 169 बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। तो विधान परिषदें सभी राज्यों में नहीं, केवल वर्तमान में 6 राज्यों में हैं। और अनुच्छेद 169 में इनकी रचना यानी गठन और उनकी समाप्ति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 213 में राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति है। इसके अलावा अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। और अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 243 पंचायत और नगर पालिका से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और अनुच्छेद 249 राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाकर राष्ट्रहित में कदम उठाने से संबंधित है।
अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के वितरण और नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। और देखिए अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है और राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना या गठन कर सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि, जिसमें विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है। अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 आप जानते हैं राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष बाद फाइनेंस कमीशन की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 300 क के तहत प्रावधान है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा और ये संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकारों की श्रेणी में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको विधिक अधिकार कर दिया गया है अनुच्छेद 300 क के तहत। अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। और अनुच्छेद 315 आप जानते हैं संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। देखिए निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 324 में है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण हेतु एक चुनाव आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति जनजाति का लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में राज्यपाल द्वारा मनोनयन। तो दोस्तों इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 333 यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में जो मनोनयन है उसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। देखिए अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा भारत के किसी भाग की सुरक्षा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप यदि खतरे में है तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश के बारे में है। और अनुच्छेद 360 दोस्तों ये वित्तीय आपात का प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया है। हालांकि अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी भी कभी भी नहीं किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 368 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संसद को संविधान का संशोधन यानी अमेंडमेंट करने की शक्ति या पावर देता है। और अनुच्छेद 371 ये कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये था सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। इसके अंतर्गत आपने देखा भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का तीसरा भाग। इसका अगला भाग हम कल प्रस्तुत करेंगे। तब तक इस चैनल से जुड़े रहें। आगे किस अन्य टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।